So welcome to Beginners to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. So यहाँ पे आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी अच्छी वीडियोस का। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल, रोमन सैनी एंड एक्सेट्रा। चलिए अब इस वक्त हम देखते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आप 2 साल बाद एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसकी वैसे तो कॉस्ट है 64,000, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद ये आपको 57,600 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, एंड आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस। सो हम अब वापस अपने कोर्स ओवरव्यू की बात करते हैं। ये जो हमारा कोर्स चलता आ रहा है डेली बेसिस पे, इसमें हम डेली के करंट अफेयर और जीके के एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं, जो किक स्टार्ट होता है आपकी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे डेली के आपको क्या मिलेंगे, कोर्स ओवरव्यू में देखते हैं। डेली के करंट अफेयर मिलेगा, जीके मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, डिटेल डिस्कशन की जाएगी उसकी, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूपीएससी सीएससी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो 19 जुलाई का देखने जा रहे हैं, जिसमें 1-2 दिन पहले की जितनी भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रही हैं उन सब के हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो शुरुआत के क्वेश्चंस होंगे ये हमारे पूरे करंट अफेयर के होंगे। तो आपने 1-2 दिन में जितना भी हिंदू और अलग जितनी भी जगह से न्यूज़ पढ़ी होगी, ठीक है, तो वहाँ से आप समझ पाएंगे अगर इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि हाँ आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। और ध्यान रखिएगा ये भले शुरुआत में हमने 1 लाइनर ही रखे हुए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये जस्ट बिगिनर्स के लिए है एकदम शुरुआत में। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये फालतू क्वेश्चन हो जाएंगे यूपीएससी के लिए। यही क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे, और अगर ये एक सिंगल स्टेटमेंट पता होती है तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपसे 1 लाइनर नहीं पूछे जाएंगे, 1 लाइनर भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द मेटाफर रेफर टू ऑल द एरियाज दैट चाइनीज स्ट्रेटेजी रेफर टू एज 5 फिंगर ऑफ द तिब्बतन पाम 5 फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फिंगर की बात कर रहा है, जिसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पे चाइनीज समझते हैं। ठीक है, पाम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस 5 फिंगर्स में इनमें से कौन सा एरिया नहीं गिनता है चाइना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, योर करेक्ट आंसर इज डी। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी आपके आंसर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। तो चलिए यही आपकी न्यूज़ आई थी पूरी की पूरी, ये पूरा आर्टिकल आया था जो हिस्ट्री की पूरी स्टैंड ऑफ हुई है पॉलिसी के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उससे रिलेटेड ये पूरा है। तो इसमें मेन पॉइंट्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पूरा आपका एडिटोरियल डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको केवल बेसिक पॉइंट्स ही बताऊँगा। ठीक है, तो गालवन वैली जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में किसका डिस्प्यूट चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। यहाँ पे फिंगर्स रेंज है। ठीक है, पेंगोंग लेक है। ठीक है, ये दोनों ही आपस में क्या है, टेंशन वाले एरिया हैं। फिंगर्स में 5 एरियाज़ को कवर करता है, तिब्बत पाम जिसे कहते हैं ये लोग। ठीक है, 5 फिंगर्स तिब्बत पाम। ठीक है, और ये किस किस एरिया को कहता है, देखिए लद्दाख, नेपाल 5 फिंगर्स में क्या आता है, सिक्किम, भूटान और आपका NEFA। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, तो ये सब एरियाज़ इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, और इसमें आपको यही पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि अब देखिए क्या था कि कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे निकल के आएंगे कि पंचशील इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ था 1954 में, पॉलिटी में आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं, दलाई लामा इंडिया जब आए थे 1959 में, तब से टेंशन चली रही है हमारे बीच में और चाइना के बीच में। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं ट्रीटीज़ के बारे में। ठीक है, 1949 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ परपिचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ भूटान। ठीक है, तो इनके बीच में ये ट्रीटी हुई थी, तो इधर से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता ही है कि जो भूटान में जो डोकलाम इशू हुआ था चाइना के साथ, वहाँ पे इंडिया आ गया था। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या कहता है, भूटान को प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे एक और पॉइंट आता है 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ठीक है, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, चलिए
अब बात करते हैं इंडिया की जो पॉलिसी रहनी चाहिए इस पाम यानी तिब्बत के लिए, वो क्या रहनी चाहिए। तो ये सारी बात इस आर्टिकल में की गई थी, ठीक है, उसी को हम देखेंगे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके बनाए गए हैं। चलिए, डिस्कशन तो मैंने कर दिया, अब इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। ठीक है, जस्ट हमने अभी पीछे किया है। ठीक है, तो इस तरीके से असल में आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं, कोई एडिटोरियल हो कुछ भी हो। ठीक है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाद में इसे आप मेंस में कोट कर सकते हैं इन्हीं एग्जांपल्स को ही। ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्या होगा करेक्ट आंसर। 55, 54, 65, 85। तो द करेक्ट आंसर इज योर 1954। ठीक है, जस्ट हमने पीछे ही अभी इसे डिस्कस किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1954। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है, शेखातकर कमेटी किससे रिलेटेड है। इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो ये पूरा एडिटोरियल आया था, इसी एडिटोरियल में बात की गई थी बॉर्डर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स का था, वो तो चलिए मैंने अब आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे करेक्ट आंसर क्या है। तो दैट इज शेखातकर कमेटी किससे रिलेटेड है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। इस तरीके से बनता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगा, किसी भी तरीके का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे देगा। बट शेखातकर कमेटी किससे रिलेटेड है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस एडिटोरियल के हिसाब से, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने। चलिए, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 2007 में हुई थी, 12 में हुई थी, 19 में हुई थी, 2000 में हुई थी। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं सामने। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में हो जाता है, बट करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो चलिए फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, 2007 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब वही हम देखते हैं, पूरे की पूरे ये न्यूज़ थी जो, इसी को हमने अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ दिया है, पॉइंटर्स के फॉर्म में तोड़ के मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, कि इंडिया को अटेंशन देना होगा 5 फिंगर्स पे, जो भी 5 फिंगर्स के एरिया बताए गए। ठीक है, क्योंकि जो तिब्बतन पाम है, इसकी स्ट्रैटेजी कौन चलाता है, चाइना चलाता है, 5 फिंगर्स इन्हें कहता है। ठीक है, और क्या कहता है तिब्बत को, वो अपना राइट पाम कहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, NEFA और अरुणाचल प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 62 में वॉर हुई, हमें मालूम है हम हार गए, इंडिया हार गई। ठीक है, तो ठीक है, ये सब वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इवन चाइनीज़ वाले तो इसे पूरी तरीके से 5 फिंगर्स को अपना ही एरिया बताते हैं। ठीक है, अपनी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले ही स्ट्रैटेजी बता रहा है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। तो शेखातकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड थी। तो वो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो इसी से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, और रिसेंटली अभी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, इसलिए वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वही सारे पॉइंट्स जितने भी न्यूज़ आर्टिकल के ही ये सारे पॉइंट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट न्यूज़ आर्टिकल के ही हैं, तो यहाँ पे आपको पॉइंटर्स के फॉर्म में मिले हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे बात की गई है कि नेपाल और भूटान के साथ इंडिया को अपनी क्या करनी चाहिए, और ट्रीटीज़ मजबूत करनी चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आगे बात देखेंगे कि इंडिया नेपाल और भूटान के साथ, जैसे आपको पता है नेपाल के साथ भी इंडिया का इशू चल रहा है, बट भूटान के साथ हमारा कोई इशू क्यों नहीं चल रहा। बात यह है उन दोनों के बीच में साथ जो हमने ट्रीटी की है उन दोनों के बीच के कारण। ठीक है, दोनों की ट्रीटीज़ में डिफरेंस है इसलिए, और नेपाल अब थोड़ा नेशनलिज्म को ज़्यादा सोचने लग गया है। ठीक है, अलग तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वही पाम आ गया, पाम मतलब तिब्बत। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सारे पॉइंट्स जितने भी हैं न्यूज़ आर्टिकल के यहीं पे लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा आराम से। PDF रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा PDF कहाँ मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, इसमें इंडिया फेल कैसे हो गया इसकी स्ट्रैटेजी बनाने में। देखिए, जम्मू कश्मीर का जब इंडिया ने क्या किया, 370 ख़त्म किया और इंडिया ने उसे पूरी तरीके से अपने में मर्ज कर लिया। ठीक है, तो बात ये थी कि सबको पता था कि पाकिस्तान तो एक्सट्रीम स्टेप लेगा, बट किसी को नहीं पता था कि चाइना इसमें नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी इंडिया की तरफ से चूक हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने है, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब सेलिब्रेट होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बड़े आराम से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम करंट अफेयर का कर रहे हैं तो आपको समझ में आना ही चाहिए कि कौन सी तारीख होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी, 17 जून। ठीक है, पहले ही बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज बी, 17 जून। नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल स्पीशीज फाउंड इन इंडिया इंक्लूड्स। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन करना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन लिंक करता है। ठीक है,
तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होना चाहिए, इसके बहुत बार क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट के फॉर्म में ये पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि इंडिया में कौन कौन सी क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ मिलती हैं। मगर, फिर उसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ठीक है। इन तीनों में से कौन सी स्पीशीज़ इंडिया में मिलती है, या फिर सारी की सारी मिलती हैं, ठीक है। तो बंधुओं, इंडिया में तीनों तरीके की स्पीशीज़ जो हैं क्रोकोडाइल की वो मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ, ठीक है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 1972 में लॉन्च हुआ, 1975 में लॉन्च हुआ, 1985 में लॉन्च हुआ, या 2005 में लॉन्च हुआ, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट पता होने चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब लॉन्च हुआ। इससे ऊपर क्वेश्चन आराम से बनता है, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का ही ये भी सेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो जब आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस साल में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जो है आपका कंजर्वेशन का लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, 1975, ठीक है। चलिए, तो ऐसा अभी हमने क्यों इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन किए, ये इसलिए किया क्योंकि वर्ल्ड क्रोकोडाइल बनाया गया है, डे बनाया गया है 17 जून को, ठीक है। बनाया जाता है ताकि क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन की इसमें बात की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती है। मगर मिलती है, फिर उसके बाद सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं और घड़ियाल मिलते हैं, ठीक है। ये तीनों स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ह्यूमन और क्या नाम है क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है वडोदरा, गुजरात में, कोटा में। जब कोटा आप में से जो भी स्टूडेंट गया होगा, ठीक है, तो उसने देखा ही होगा चंबल रिवर में क्या है, बहुत सारे ऐसे ही आपको पड़े पड़े ये मिल जाते हैं लेटे हुए, ठीक है। नेक्स्ट है भीतरकनिका उड़ीसा में, और अंडमान निकोबार में भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिया जो कर रहा है, 1975 में डिफरेंट स्टेट्स में लागू किया गया था इसे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और प्रोग्राम चलता है भावला, ठीक है। भावला प्रोजेक्ट जो चलता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए उड़ीसा में, ठीक है। और भी ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉकबाइट क्या है। क्रॉकबाइट ये एक ऑनलाइन डाटाबेस है जिसमें जो भी क्रोकोडाइल अटैक्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं कि मगर क्या होता है, ठीक है। मगर क्रोकोडाइल जो होते हैं, ठीक है, इन्हें इंडियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, और ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ होती है, ठीक है। लेक्स में भी मिलते हैं, रिवर्स में भी मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं घड़ियाल के बारे में, ठीक है। ये फिश ईटिंग होते हैं, इंसानों को नहीं खाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। और इसकी कंजर्वेशन कहाँ कहाँ हो रही है? नेशनल चंबल सेंचुरी, कतरनिया घाट जो यूपी में है, सोन रिवर सेंचुरी, महानदी, सतकोशी, ठीक है। यहाँ पे इसके कंजर्वेशन का काम चल रहा है। ये पहले भी यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है IUCN में, और इंडिया के ईस्ट कोस्ट में ये मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इन तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये आपका हो गया मगर, ये हो गया आपका घड़ियाल, और ये हो गया आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और सब कुछ आप पता कैसे करेंगे? इनके ये माउथ से। देखिए, इनका माउथ तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन्हें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है इंडियन पेंगोलिन IUCN की रेड लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, इसमें इस तरीके से कैटेगरी में रखा जाता है जो भी स्पीशीज़ होती है कि वो ख़त्म होने वाली कितनी जल्दी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो ख़त्म होने की कगार पे होती है, उतना ज़्यादा उसका लेवल हाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, या लीस्ट कंसर्न है इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। तो ये आपको जवाब देना है, ठीक है। और ये आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का स्टैटिक पोर्शन है, जो आप करंट अफेयर भी जोड़ सकते हैं, दोनों चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज योर बी, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, तो क्यों न्यूज़ में है इसे देखते हैं। चाइना ने इसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे दिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट करते हैं। ओनली स्कैली मैमल है, ठीक है। फिर मोस्ट इलीगल ट्रेडेड वर्टिब्रेट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड में मिलते हैं इंडियन पेंगोलिन, ठीक है। और चाइनीज़ वाला जो है वो है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और इंडियन वाला जो है वो है एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, क्यूट है। चलिए, आगे बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये भी रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट जानने होते हैं। क्या इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, क्या इंडिया उसका परमानेंट मेंबर है,
क्या इंडिया उसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है इंडिया को, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो काम क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए यूपीएससी के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो नाइन्थ का जो आपका करेक्ट आंसर आता है दैट इज़ ए, हेग में है, ठीक है। कहाँ पे, हेग में। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो आप ध्यान रखिए आपको सिटी भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। आप सिटी भी ध्यान रखें और साथ साथ में कंट्री का भी ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन किसी के भी फॉर्मेट में आ सकता है, पता चला आपको सिटी पता है और क्वेश्चन उसने कंट्री में पूछा और आपको यही नहीं पता कि कंट्री में कौन सी कंट्री में, ठीक है। तो देखिए यूएस प्रेसिडेंट ने इसके अगेंस्ट कहा है कि भाई जो आप लगा रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसके अगेंस्ट बात की है किसके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, ठीक है। तो कहाँ बना, कब बना था, 1998 में, ठीक है, रोम में, ठीक है। और फॉर्मेशन कब हुई थी, फोर्स में कब आया था, 2002 में। किन किन के ऊपर काम करता है, इंटरनेशनल क्राइम, जेनोसाइड्स के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, अग्रेशन के ऊपर और वार क्राइम्स को देखता है। ध्यान रखिएगा कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसकी अथॉरिटी मानते ही नहीं है, जिसमें यूएस, चाइना, रशिया और इंडिया भी है हमारा, ठीक है। हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये हमने एक दिन पहले की जो न्यूज़ है उससे ये क्वेश्चन निकाल के दिया है, जो आपने पिछले दिन का भी एनालिसिस देखा होगा, जो भी हमारा जीके का है, ठीक है। उसमें जब आपने देखा होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने कराया था, तो वहाँ पे मैंने वन लाइनर के फॉर्म में पूछा था। अब यहाँ पे ही उसे मैंने यूपीएससी स्टैंडर्ड का बना के पूछ दिया है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम वैसा ही होता है, बट थोड़ा पैटर्न बदल जाता है, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने की। तो पूछ ये रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में बतानी, पहली बात कह रहा है ये ओनली ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन में जो इम्प्लीमेंट करती है डिसीजंस को, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रही है इसके जो 5 मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, टोटल 10 में से वो 2 साल के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो भैया दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अगर आपने ढंग से थोड़ा सा भी पिछली क्लास देखी हो तो पिछली क्लास देखिए, आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए अब 11th क्वेश्चन आता है, ये भी हमारी पिछले दिन की जो एनालिसिस है, वीडियो है, उसे आप देखिएगा, ठीक है, 18 तारीख वाली, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे वन लाइनर में पूछा था, यहाँ पे ही पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आएगा आपके सामने। और वहाँ पे जो ऑप्शन मैंने एक इस्तेमाल किया था वही ऑप्शन यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, और वहाँ पे मेरा मतलब यही था समझाने का कि आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करें, ठीक है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ, कंबोडिया में, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, बागमती रिवर पे है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करके बताए थे कि क्वेश्चन यहीं से ऐसे करके घुमा के बनाएगा, बागमती के बदले नाम बदल देगा, लॉर्ड शिवा के बदले यहाँ नाम बदल देगा, नेपाल के बदले यहाँ नाम बदल देगा, तो वही तो हुआ है यहाँ पे। तो अगर देखें तो 11वें का जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो आता है बी। क्यों, क्योंकि कंबोडिया में नहीं है, नेपाल में, बाकी लॉर्ड शिवा और बागमती रिवर सही है। बट अगर शिवा के बदले यहाँ विष्णु कर देता तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती, और बागमती के अलावा काली रिवर या कोई भी रिवर कर देता तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती। तो ये हमने पहले ही डिस्कस किया, पिछले दिन की वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये रिसेंटली न्यूज़ में लगातार चलता रहा है। एमपी लैट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सस्पेंड कर दिया कुछ सालों के लिए। क्यों, क्योंकि कोविड में खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए इसे अभी सस्पेंड किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत चलिए टाइमर आपका पूरा है। तो एमपी लैट के बारे में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा अदर पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही थी कि इसे आप सस्पेंड मत कीजिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपके सामने हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है वो नॉट एलिजिबल होता है इस फंड के लिए। तो ये पॉइंट आपका गलत है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। तो 1-1 जहाँ ऑप्शन में दिखे उसे उड़ा दो, ठीक है, ये भी उड़ा दो। अब उसके बाद बात ये करता है कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन देखता है, इन केस ऑफ वैकेंसी कॉस्ट परमानेंटली ड्यू टू रेजिग्नेशन डेथ द बैलेंस ऑफ फंड एमपी गेट लैप्स्ड, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इज डी। तो क्या है एमपी लैट के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एमपी होता है सजेस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो 5 करोड़ रुपए उसे मिलते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इस 5 करोड़ को वो क्या कर देगा, 50 करोड़ कर देगा, पर ईयर कर देगा, ठीक है, पूरे टर्म के लिए कर देगा। तो ध्यान रखिएगा 5 करोड़ दिए जाते हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है।
पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है, जिसे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में खर्च कर सकता है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं पूरी कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे वो इसे खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर रेजिग्नेशन हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो क्या ये फंड कोलैप्स होता है? नहीं, ये कोलैप्स नहीं होता, ये नए एमपी को मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी हमने जस्ट पिछले दिन की जो वीडियोस थी उसमें इसे डिस्कस किया था पूरा गालवन रिवर को, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे हमारा इनिशिएटिव ही यही है कि आप पहले वहाँ पे थोड़ा बेसिक पढ़ें, बेसिक क्वेश्चंस करें, फिर उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे आएँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके से मुझे थोड़े से शुरू करके ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है, ठीक है। तो वन लाइनर को मजाक में मत लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन ही स्टेटमेंट के फॉर्म में आएंगे। ये दोनों जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये दोनों हमने वन लाइनर के फॉर्म में किए हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आता है गालवन रिवर से रिलेटेड, ठीक है। पहली चीज़ आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि गालवन रिवर जो है उससे रिलेटेड आप ये स्टेटमेंट देखिए। तो गालवन रिवर फ्लो फ्रॉम लद्दाख इन टू अक्साई चिन। तो फ्रॉम लद्दाख टू अक्साई चिन नहीं है, अक्साई चिन टू लद्दाख है। देखा, इसी तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको बस इसी कंफ्यूजन को ही पकड़ना है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो आप गलत हो बंधु, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, 50-50 में हम आ गए। इट फ्लो वेस्टवर्ड टू द शोक रिवर, वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। फिर से ये गलत, इंडस की है भैया, बताया था पिछली वीडियो में, तो ये भी गलत स्टेटमेंट। तो नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो देखिए, अक्साई चिन में, ठीक है, वेस्ट फ्लो करती है इंडस के, ठीक है। और कहाँ से? फ्रॉम अक्साई चिन टू लद्दाख। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यूएनसीसीडी के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आप आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, ठीक है, कि आपका आंसर क्या है, और इससे फिर आप समझ पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी सही चल रही है, ठीक है। आपको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा। चलिए, तो यूएनसीसीडी के बारे में आपको क्या करना है, देखना है। पहली चीज़, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। क्या करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट। तो सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका बंधु सही है। दूसरा है, यूएनसीसीडी के COP 14 जो दिल्ली में हुआ था, उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। अब ये देखिए, ये क्या है, ये चली जाती है न्यूज़ जो आपकी मान के चलिए अगस्त सितंबर की चली जाती है, अगस्त सितंबर 2019 के आसपास चली जाती है, ठीक है। तो इसलिए पुरानी जो न्यूज़ होती है, ठीक है, करंट अफेयर जो होता है, उसको भी लिंक करके आपसे पूछा जाता है। लिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, ठीक है। तो 17 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यूएनसीसीडी जो है सोल लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं COP 14 जो हुई थी वो इंडिया में हुई, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है साथ में कि दिल्ली डिक्लेरेशन में इंडिया ने क्या क्या कहा कि क्या क्या वो करेगा, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। अगर क्वेश्चन और बड़ा करना होगा तो दिल्ली डिक्लेरेशन से जो भी इंडिया के जो भी टारगेट्स हैं उन्हें भी एक पॉइंटर के तौर पे डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे भी हम लगातार देखते आ रहे हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में लगातार इशू चल रहा है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो इशू चल रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ा हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन ये बना दिया, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ यानदाबू, ट्रीटी ऑफ देवगांव, इनमें से कौन सी ट्रीटी लिंक है इंडिया और नेपाल के साथ, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। तो अब देखिए, तीनों के तीनों ऑप्शन पता होना ना होना ये तो अलग बात है, बट इतना तो सबको पता है कि भैया ट्रीटी ऑफ सगौली तो हम लगातार इतनी बार पढ़ते आए हैं करंट अफेयर में। तो ये तो क्या है, नेपाल के साथ है। ये तो भाई अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी, तो ये तो बर्मा के साथ थी, ठीक है, म्यांमार के साथ थी। तो सेकंड ऑप्शन हुआ गलत बात। तो सेकंड ऑप्शन अगर गलत है तो तुम उड़ गए, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव उड़ गया, ठीक है। 1 सही है तो 2 की कोई मतलब ही नहीं है, तो ए सही है, काम खत्म, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। तो ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में हुआ था, इंडिया और ब्रिटिश और इसके बीच में, नेपाल के बीच में, ठीक है। चलिए, और ट्रीटी ऑफ यादाबू देख सकते हैं आप, बर्मा के बीच में हुई थी, ठीक है। और देवगांव जो हुई थी राजा ऑफ बेरार के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ठीक है। अब चलिए, ये एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वैक्सीन नेशनलिज्म का क्या मतलब है। यहाँ पे जो सारे पॉइंटर्स हैं, मैंने पॉइंटर्स दे दिए हैं, बट मैं केवल ऊपर से बेसिक चीज़ आपसे बस डील करूँगा, और इसमें बाकी सब दिया हुआ है पॉइंटर्स में, तो आप खुद पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा आपको, ठीक। तो वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब ये है
कि जब कोई कंट्री क्या करती है, वैक्सीन जो उसके कंट्री में डेवलप हो रही है, ठीक है, तो वो पूरी वैक्सीन पहले वो खुद यूटिलाइज करेगी, फिर दूसरी कंट्री को देने की बात करेगी। इसी को कहा जाता है वैक्सीन नेशनलिज्म, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकर्स व्हेन अ कंट्री मैनेज टू सिक्योर डोजेज ऑफ वैक्सीन ऑफ फॉर इट्स ओन सिटीजन बिफोर दे आर मेड अवेलेबल टू अदर कंट्रीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बेसिक तौर पे आप इतना समझ गए, बाकी सब चीज़ें जितनी भी हैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। कि पहली बार नहीं हुआ है, H1N1 के टाइम पे भी ये किया गया था, ठीक है। अब इसके साथ इशू क्या रिलेटेड है, ठीक है। आम बात है, गरीब कंट्रीज, जो गरीब कंट्रीज हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है। एक तरीके से ये अनएथिकल है, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? इम्पैक्ट ये होगा कि कोविड जैसी बीमारी जो इतनी फैली हुई है, अगर आप अपनी कंट्री में ठीक भी कर लोगे, अगर दूसरी कंट्री का कोई बंदा आ भी गया आपके यहाँ, तो वापस वो बीमारी कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंक्लूजन में बात ये की जाती है कि ठीक है, जो आप ये कर रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये भी सोचना चाहिए कि दूसरी कंट्रीज को भी इसका फायदा हो, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में बात ये की जाती है कि WHO जो काम कर रही है, जैसे कि उसने अपना ये बनाया था कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर, इसमें ये उसने कहा था कि सारी कंट्रीज आपस में मिलें और ये वैक्सीन डेवलपमेंट का काम करें, बट बहुत सारी कंट्रीज इसमें जुड़ी ही नहीं, ठीक है। तो ये सब थोड़े वे फॉरवर्ड है कि इसमें जुड़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़े और अच्छा अच्छा काम करें, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ रहा है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रिसेंटली जस्ट न्यूज़ में था ये। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, ठीक है। थोड़ा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, किया कीजिए कि करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, किसके बारे में? पीएम केयर्स फंड के बारे में और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के बारे में, दो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और सारी स्टेटमेंट आपके सामने है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, टाइमर आपका अब अप होता है, ठीक। तो देखते हैं, पहला जो है पीएम केयर्स फंड जो है ये किससे लड़ेगा? कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बनाया गया, तो सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा है पीएमएनआरएफ फंड जो बनाया गया था, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ और मैन मेड डिजास्टर्स जो हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी, एक्सीडेंट्स को भी, किडनी ट्रांसप्लांट, इन सब में ये पैसा देता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1985 में। ये गलत स्टेटमेंट है, तो पहली और दूसरी सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे यही बात है, पीएम केयर्स जो है लगातार न्यूज़ में है, तो आपको पता ही होगा कि कोविड से बचने के लिए, कोविड से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें अभी रिसेंट न्यूज़ आई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस फंड में जो भी पैसा है वो एनडीआरएफ में डाल दिया जाए, ठीक है। एनडीआरएफ में डाल दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, इसे समझते हैं हम बात। देखिए, पीएम केयर फंड ये बनाया गया किससे? कोविड से लड़ने के लिए, और सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पीएम केयर फंड से रिलेटेड देख जाएंगे। आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे आया ये, ठीक है। बट इसमें एक बात क्लियर नहीं थी कि ये आरटीआई के अंडर आएगा कि नहीं उस टाइम शुरुआत में, और क्या नाम है, ये पब्लिक अथॉरिटी है कि नहीं है, ये बात पहले शुरुआत में आई, ठीक है। बहुत सारे सवाल उठे इसके ऊपर। फिर उसके बाद पीएमएनआरएफ से बात आई कि ये वाले पॉइंट और इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आया था, और हम पहले ही पॉइंट्स में देख चुके हैं ये इन सब चीज़ों में पैसा देता है, ठीक है। और दोनों को कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता है? आम बात है, प्राइम मिनिस्टर ही करता है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो उसी से रिलेटेड ये लगातार न्यूज़ में रहा है, तो पीएम केयर फंड को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट ये वापस करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आपके सामने आता है। कुछ लोकेशंस हैं, अगर किसी भी कोई भी बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी लोकेशन या कोई भी चीज़ न्यूज़ में रहती है तो उससे वो पूछा जाता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 17th क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और 3, 4, 5 जगहों का नाम एक साथ ही मैंने दे दिया, क्योंकि इनके फिर 4 क्वेश्चंस में अलग करके देता तो बेटर है, मैंने एक साथ ही एक बना के कर दिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बगजान नेचुरल गैस कहाँ पे है? मगुरी मोतापुंग वेटलैंड कहाँ पे है? डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क कहाँ है? और बैली ब्रिज, ये सब कहाँ पे हैं, कहाँ लोकेटेड है? तो ये सब कहाँ लोकेटेड है? आसाम में। 17th का आंसर इज बी। तो देखिए, ये पूरी न्यूज़ थी कि आसाम में एक ऑयल फील्ड थी, यहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई है बहुत ज़्यादा भयंकर, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड ये कहाँ पे, देखिए इसमें पॉइंट निकल के आ रहे हैं, बगजान नेचुरल गैस फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंसिटिव वेटलैंड है, मोतापुंगू मगुरी मोतापुंग, ये वेटलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको ये निकल के आ रहा है, बायो रेमिडिएशन, ठीक है। बायो रेमिडिएशन को अभी हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पे एक बैली ब्रिज भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स न्यूज़ में थे, इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाता है, ठीक है। चलिए, आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं बायो रेमिडिएशन की, बात करते हैं ये क्या होता है। इसमें ये किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है किसी भी जो पानी में अगर कुछ गंदगी आ जाती है तो उसे ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
तो अब देखते हैं किनका, बैक्टीरिया फंगस दोनों का यूज़ किया जा सकता है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इनसूट, ठीक है। इनसूट में क्या होता है, बायोवेंटिंग, बायोस्पेयरिंग और बायो ऑगमेंटेशन, ठीक है। ये 3 प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लिए टेरी ने एक चीज़ बनाई है जिसे कहा जाता है ऑयल जैपर, ठीक है। और दूसरा ये है, ठीक है, जिन्हें यूज़ किया जाता है किसी भी तरीके के जो भी पॉल्यूटेंट है उन्हें डिग्रेडेट करने के लिए। अब बायोवेंटिंग में क्या किया जाता है, एयर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है, और बायोस्पेयरिंग में एयर को प्रेशर के थ्रू भेजा जाता है, और बायो ऑगमेंटिंग में क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इम्पोर्ट करके उस जगह पे डाला जाता है। तो इस तरीके से आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ेंगे तब इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए वहीं से ये न्यूज़ निकल के सामने निकाल दिया मैंने क्वेश्चन कि ऑयल जैपर जो है ये लगातार ही न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछ ही लिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो ऑयल जैपर है क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, और देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि फ्लेम्स के बारे में भी बात की गई है, तो ये हो सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की गई है, सी ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की गई है, नहीं, बट सही ऑप्शन क्या है हमने जस्ट अभी पीछे देखा, ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक्सूट की, ठीक है। एक्सूट में कि लैंड फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपोस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बायो रेमिडेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है। चलिए अब इसके एडवांटेज बहुत सारे हैं, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और डिसएडवांटेज बस एक ही है जो आप गिन सकते हैं कि कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होता हर एक चीज़ का, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिग्रेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो चलिए अब यही एक क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। अब ये करंट अफेयर से नहीं है बट उसके स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तीनों ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। देखिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो पहले देखना है आपको करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। तो पहली बात करेक्ट पूछा है, फिर उसके बाद ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो सब ज़्यादातर दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो पहले अगर आप ये देख लेते हैं कि 1 ज़्यादा दिया हुआ है और 3 ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको 1 और 3 पता है तो आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 देखते हैं, इज द टेक्निक क्लीनिंग अप पॉल्यूशन बाय एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है भाई, अब कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर उड़ाना है तो हम केवल बी ऑप्शन उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्योंकि थर्ड 3 बार आ रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरिगमेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब 3 स्टेटमेंट कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, तो इसे उड़ा सकते हैं। अब बचा ये वाला, ठीक है। तो अब हमारा सारा दारोमदार सेकंड स्टेटमेंट पे ही आके पढ़ना था, ठीक है। एनी कंटेमिनेशन विद हैवी मेटल सच एज कैडमियम एंड लेड कैन बी कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमिडेशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये हमने पहले ही पढ़ा है जस्ट पिछली स्लाइड में कि ये एक इसका ड्रॉबैक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो करेक्ट आंसर आपका 19 का आ जाता है सी, ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर सी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिर से करंट अफेयर की न्यूज़ है ये भी, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसे। कि ये कहाँ पे किन दो के बॉर्डर के बीच में है। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन टाइमर खत्म हो गया आपका। मिलिट्री डिमार्केशन लाइन जो है आपकी, जिसे आर्मिस्टिक लाइन भी कहा जाता है, ये किन दो कंट्रीज़ के बॉर्डर पे है। यूएस, मैक्सिको, रशिया, यूक्रेन, चाइना, बैंकॉक। देखिए सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपस में चली रही है, बट है किसके बीच में, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। डी देखिए यहाँ पे ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ही डीमिलिटराइज जोन जो है उस पर प्रॉब्लम चलने लग गई है वापस। तो वही ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लोजन हो रखा है यहाँ पे, ठीक है, पूरा धुआं 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 धुआं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर को कौन सी लाइन डिवाइड करती है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते जाते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर जो है वो जोग्राफिकली तरीके से डिवाइडेड है, तो कौन सी पैरेलल, ठीक है, इसे डिवाइड करती है, ठीक है।
चलिए करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या है? 38 पैरेलल। ठीक, देखिए ये रहा और ये वाली 38 पैरेलल जा रही है, ये इसे डिवाइड करती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये जो जोन लाइन है, मिलिट्री डिमार्केशन लाइन, इसे आर्मिस्टिक लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, आर्मिस्टिक जो एग्रीमेंट था उसमें इसे फाइनल किया गया था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें एक पॉइंट है, यूएस, नॉर्थ कोरिया और साथ में चाइनीज़ भी थे इसमें। ठीक है, और कब ये साइन हुई थी ट्रीटी? 27 जुलाई 1953 में ये हुई थी। 38 पैरेलल क्या है, इनके बीच में बाउंड्री है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने जितने क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के रिलेटेड थे वो हमने खत्म कर लिए, और अब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साथ साथ में जीके के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो जीके में सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और शुरुआत में अपने जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक रखेंगे। ठीक है, बेसिक का मतलब ये नहीं कि एकदम वो फालतू क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर टाइप रखेंगे, बट वो ऐसे होंगे जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट वो स्टेटमेंट में ऐड करके पूछे जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, बस एक एक वन लाइनर के फॉर्म में अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे जब आप शुरुआत में पढ़ें तो आपको ये पता रहे कि हाँ ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आप लोग थोड़ा फाइंड करने की कोशिश कीजिए। Which of the following Vedas deal with the magic spell and witchcraft? तो that is the correct answer is अथर्ववेद। ठीक है, चलिए अब ये सेकंड क्वेश्चन आता है आपके सामने, इसे थोड़ा पढ़िए आप, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज ऑफ कंपाइलेशन ऑफ संहितास, ब्राह्मणास, अरण्याक्स। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा ये जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इन्हें कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है, द वैदिक रिलीजन अलॉन्ग विद द लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन एज हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म, भगवतिज्म और वैदिक धर्म। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर आता है आपका ब्राह्मणिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, द वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन द रीजन ऑफ, कहाँ पे सेटल्ड हुए थे? सेंट्रल इंडिया, फिर गंगा दोआब में, सप्त सिंधु और कश्मीर या पंजाब में। तो करेक्ट आंसर है आपका कहाँ पे? सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस कंटेन्स फेमस गायत्री मंत्र? तो किस में दिया गया है? ऋग्वेद में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फेमस गायत्री मंत्र किसको एड्रेस करता है? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते रहते हैं। सविता को एड्रेस करता है, इंद्र को नहीं करता, वरुण को नहीं करता, पशुपति को नहीं करता है। अब बात करते हैं टू हाईएस्ट गॉड कौन से हैं वैदिक रिलीजन के समय में। ठीक है, तो हमें पता है दो हाईएस्ट गॉड थे, इंद्र और अग्नि। ठीक है, बट यहाँ पे अग्नि और सावित्री दिया, तो सावित्री तो थी नहीं, बट वरुण भी एक अच्छा खासा गॉड था, माना जाता था। तो इंद्र और वरुण। ठीक है, नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ वैदिक सोसाइटी इन 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन, तो किस में ये मेंशन है कि चारों वर्ण जो हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मेंशन किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, विद वैदिक गॉड इज अ ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, तो किसे कहा जाता था जो फोर्ट्स तोड़ने वाला था? ठीक है, वॉर गॉड किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है इंद्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ, तो मेगालिथिक, पेयोलिथिक, नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। तो कब हुई? चैल्कोलिथिक एज में हुई। ठीक है, फर्स्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज कॉपर, कौन सा है आपका? कॉपर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा के समय की कौन सी सिविलाइजेशन इनमें से नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चाइनीज़ नहीं है, ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वॉज द फर्स्ट डिस्कवर ट्रेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेसेस सबसे पहले किसने खोजे? तो वो खोजे किसने? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। चलिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर अचीवमेंट देन सुमेर एंड इलाम। ठीक है, इनसे किस रिस्पेक्ट में? तो किस रिस्पेक्ट में? टाउन प्लानिंग, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन अपनी टाउन प्लानिंग के लिए ही बेसिकली मानी गई है बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो टाउन प्लानिंग है हड़प्पा सिविलाइजेशन में वो इंस्पायर्ड करती है सबसे ज़्यादा किस चीज़? ब्यूटी को, यूटिलिटी को, यूनिफॉर्मिटी को, सैनिटेशन को, डेमोग्राफिक, तो वो किसको करती है? सैनिटेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंडस या हड़प्पा सिविलाइजेशन अपनी कंटेम्प्रेरी से अलग किस पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा है? टाउन प्लानिंग में, वेट और मेजर्स के, यूनिफॉर्मिटी में, या फिर लार्ज एग्रीकल्चर सरप्लस में?
तो मेन ऑप्शन है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो यहीं पे देखने को मिलता था। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको मैच करना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, हड़प्पन साइट्स हैं तो आलमगीरपुर, कालीबंगम, धोलावीरा, बनावली। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आलमगीरपुर कहाँ पे है, आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में सेकंड आना चाहिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या नाम है, आपका आता है बी ऑप्शन क्या, सॉरी बी ऑप्शन आपका फर्स्ट आना चाहिए। तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे है फर्स्ट, मतलब ये वाला। ठीक है, और किस में है, इसमें है, तो इस दोनों में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रोपर, तो रोपर कहाँ पे है आपका, पंजाब में है। ठीक है, तो रोपर पंजाब में है, तो ये दोनों से यहाँ पे सेट करके आपका आंसर बन जाता है ए। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो उसी तरीके से बाकी भी आपके सामने दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो डेट फिक्स की गई है वो किस चीज़ से करके की गई है, पॉटरी के डिज़ाइन से, स्ट्रैटिफिकेशन से, आर्यन इन्वेजन, या किससे, रेडियो कार्बन 14 डेटिंग से इसकी डेट फिक्स की गई है। ठीक है, 2500 से 1700 BC तक। मोस्ट ऑफ द लार्ज हड़प्पन टाउन्स जो हैं, ठीक है, उनका फोर्टिफिकेशन किस पर्पज से किया गया था, सेफ्टी के पर्पज से, कैटल रेडर से बचाने के लिए, या फ्लड से बचाने के लिए। तो तीनों सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो सीरियल्स ये लोग ग्रो करते थे वो कौन कौन सी ग्रो करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हीट, राइस, मिलेट। सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से यूटेंसिल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे इंडस वैली वाले लोग, तो कौन सा करते थे, क्ले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते थे। कॉपर था बट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट नोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि आयरन के बारे में उन्हें पता नहीं था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ के लोगों द्वारा कौन से देवता की पूजा नहीं की जाती थी, इनकी की जाती थी, इनकी भी की जाती थी, और ये लोग पहले से ही पेड़ और जानवरों को पूछते थे, तो इसकी नहीं होती थी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वॉज सपोज डॉकयार्ड टू बी फाउंड। तो डॉकयार्ड कहाँ पे था, तो कहाँ पे था, लोथल में था हड़प्पा सिविलाइजेशन का। नेक्स्ट है, द इकोनॉमी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर और क्राफ्ट सब कुछ था, बट सबसे ज़्यादा सॉरी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बेस्ड था, ट्रेड क्राफ्ट भी था, और मेनली उनका ट्रेड और कॉमर्स मेनली था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस वजह से हुआ, आर्यन के इन्वेजन की वजह से, फॉरेन ट्रेड कम होने की वजह से, या इकोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ पता ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, मोस्ट कॉमन एनिमल जो फाउंड हुआ है हड़प्पन साइट्स पे उनकी सील में, ठीक है, तो वो कौन सा है, यूनिहॉर्न बुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द टर्म आर्यन, इंडो आर्यन और इंडो यूरोपियन जो इस्तेमाल होता है ये किसको डिनोट करता है, लिंग्विस्टिक, रेशियल, रिलीजन, या फिर कल्चरल। तो ये जो है आपका, ये होता है आपका लिंग्विस्टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू द आर्यन ओरिजिनली केम फ्रॉम। कहाँ से आए थे आर्यन, तो मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू जो है वो है सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वॉज कंपाइल्ड फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा वेद आया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे पहले आया ऋग्वेद। नेक्स्ट है, वैदिक इकोनॉमी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, ट्रेड या कॉमर्स पे, क्राफ्ट इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर या कैटल रियरिंग पे, या ऑल ऑफ द अबव, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली बेस्ड थी एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग पे। ध्यान रखिएगा, वैदिक बाद में आया इंडस के, बट ये मेनली किस पे ही ध्यान रखा इन्होंने, एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग पे। ये लोग ट्रेड कॉमर्स में नहीं गए। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वैदिक टाइम में वो कौन सी थी, डेमोक्रेसी थी, रिपब्लिक थी, फिर उसके बाद मोनार्की थी, कौन सी थी, तो कौन सी है आपकी, डी मोनार्की। ठीक है, नेक्स्ट है, दो मोस्ट पॉपुलर जो वैदिक पीरियड में असेंबलीज थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था सभा और समिति। चलिए नेक्स्ट है, इंडो ग्रीक किंगडम जो था नॉर्थ अफगानिस्तान में जो सेटअप हुआ था, ठीक है, 2nd BC में, वो कौन सा था, तो वो ये वाला था आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, मौर्यन आर्ट जो है उसका बेस्ट स्पेसिमेन क्या है, सबसे ज़्यादा बेस्ट, ये बीस्ट नहीं है, बेस्ट है। ठीक है, बेस्ट स्पेसिमेन क्या है, तो कौन सा है उसका, स्तूपा है, पिलर है, चैत्य हैं, कैव हैं। तो मेन जो सबसे बेस्ट है वो है पिलर। ठीक है, अगर आप कभी भी कुतुब मीनार गए होंगे तो महरौली पिलर इंस्क्रिप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो अभी तक क्या हुआ है, उस पर करोशन नहीं लगा है, जंग नहीं लगी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के लिए कौन सा एक सोर्स नहीं है उसे जानने के लिए, तो देखिए न्यूमिनेस्टिक नहीं है, यानी
सिक्कों की पढ़ाई, क्योंकि उस टाइम इतने सिक्के मिले ही नहीं है, ठीक है ही नहीं, तो मामला ही खत्म। ये वाला सी आंसर इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, स्ट्रैबो के हिसाब से तमिल किंगडम का पहला फर्स्ट जो उन्होंने अपनी एमिशरीज भेजी अगस्तस के पास एथेंस में 20 BC में, वो किसने भेजी थी? पल्लव ने, चोला ने, पांड्या ने या चेरा ने? तो किसने भेजी थी? पांड्या ने, ठीक है। नेक्स्ट है, नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो महापद्म नंद जो थे वो नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे। नेक्स्ट है, वेदा में विद का मतलब क्या होता है? ठीक है, किस डिराइव्ड हुआ है विद वर्ड से, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉलेज। क्या मतलब है? नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है, जो कौन से कुषाण रूलर्स को खत्म करने वाला कौन सा था? नागास, ब्रिटिशर्स, समुद्रगुप्त या फिर हिंदू शाही डायनेस्टी? तो करेक्ट आंसर इज डी, हिंदू शाही डायनेस्टी। नेक्स्ट है, अशोका जो है वो किस मॉन्क से, बुद्धिस्ट मॉन्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? तो कौन था? उपगुप्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपगुप्त। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग कनिष्क रीजन द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज शिफ्टेड फ्रॉम मगध टू, कहाँ पे? दिल्ली गई, अयोध्या गई, कन्नौज गई, कहाँ गई? फिरोजपुर, पेशावर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोटेड संस्कृत लैंग्वेज? संस्कृत लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रमोशन किसने किया? कुशांस ने किया, मौर्य ने किया, गुप्ता ने किया, इंडो ग्रीक ने किया, किसने किया? तो किसने किया? गुप्ताज ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैड गॉट द कोणार्क सन टेम्पल कंस्ट्रक्टेड? तो कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके नरसिम्हदेव सेकंड ने बनाया था, ठीक है, नरसिम्हदेव सेकंड ने इसको बनाया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज अ मीडियम? तो इसका ग्रीन सिस्ट का कलर का किसने यूज़ किया था मेनली? तो बरहूत स्क्रप्चर्स जो हैं इन्होंने इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन फॉर वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड के समय में कौन था ऐसा इंसान जो अपनी मेडिसिन के ऊपर रिलेटेड काम के लिए जाना गया, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर इज योर डी, सुश्रुत, ठीक है, सुश्रुत जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी में, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी टर्म सेम नहीं है, ठीक है। तो कुला, कोश, गोत्र और वंशा, तो ये तीनों तो सेम है, ठीक है, ये तीनों तो सेम है, कोशा अलग है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हु रोट मृच्छकटिका? मृच्छकटिका किसने लिखी? शूद्रका ने लिखी, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा हड़प्पन टाउन्स कहाँ पे मिले हैं जगह? तो वो मिले हैं गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कब की, किस एरा से हम बिलोंग कर सकते हैं, किस एज से? पैलियोलिथिक, प्रिमिटिव या नियोलिथिक या ब्रोंज? तो करेक्ट आंसर इज योर डी, ब्रोंज। सो स्टूडेंट, दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको किसी तरीके की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल रिलैक्सन स्टडी, तो आप यहाँ पे इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर थिंग्स, और अदर भी जो चीज़ें चलती रहती हैं इनिशिएटिव्स, और आप अलोक YT कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।